ठीक है, ये इनफाइनाइट इस तरह का ये क्वेश्चन था। इसमें इनफाइनाइट ट्रायंगल्स जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं अंदर तक। इसको सॉल्व करने के लिए पहला पॉइंट है कि वाई एक्सिस सिमेट्री है, तो वाई एक्सिस वाले रेजिस्टर्स को हमने रिमूव कर दिया है, ठीक, क्योंकि उन रेजिस्टर से कोई करंट नहीं पास करेगा। और अब ये तुम्हारे पास नेटवर्क है, इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। और किसी भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजी यही होती है कि जैसा भी हमें नेटवर्क दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखो ए और बी के बीच में, हम देखते हैं कि इसके बाद बिल्कुल ऐसा ही नेटवर्क कब दोबारा आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स एक्स और वाई, हम बोलते हैं ये वाला जो पार्ट है ना बिल्कुल वैसा ही है, एक्स और वाई के बीच में नेटवर्क वैसा ही है जैसा ए और बी के बीच में। तो अगर हम इस कंप्लीट नेटवर्क की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल आर ए और बी के बीच में अज्यूम करें, तो एक्स और वाई के बीच में भी जो कंप्लीट नेटवर्क है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल आर होगी। और इस कंप्लीट पार्ट को रिमूव कर सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टर से ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल आर। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही बोलेंगे ना, इनफाइनाइट नेटवर्क को ऐसे ही सॉल्व करना होगा। तो हम बोलेंगे ये वाला जो पार्ट है ना वो बिल्कुल वैसा ही है, इनका नाम रख देता हूँ एक्स और वाई। एक्स और वाई के बीच में जो नेटवर्क है वो वैसा ही है जैसा ए और बी के बीच में। अगर ए और बी के बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल आर अज्यूम कर रहे हैं, तो एक्स और वाई के बीच में भी कंप्लीट नेटवर्क की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो एक्स और वाई के बीच में जो कंप्लीट नेटवर्क है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल रेजिस्टर कैपिटल आर से। तो इस पार्ट को तुम हटा दोगे और यहाँ पे कैपिटल आर लगा दोगे, ठीक है, और बाकी सारे स्मॉल आर है, ठीक है, आर 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 आर। अब सारे सीरीज पैरेलल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, वो कैपिटल आर की इक्वल होगी और कैपिटल आर में एक इक्वेशन बनेगी, उसको सिंप्लीफाई करके कैपिटल आर की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ग्रिड वाला क्वेश्चन मतलब तुम्हारे लेवल पे सॉल्व करना मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग अपने से डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, कि इसके लिए मैंने अपने टाइम पे ट्राई किया था, तो बहुत टाइम के बाद मुझे आइडिया आया था कि ऐसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। लेकिन तो इसको मैं, तुम लोग बोलोगे तो बाद में कभी हम सॉल्व कर लेंगे, क्लास में बता दूंगा कि इसको सॉल्व करने का एक इंजीनियस ट्रिक है। हाँ हाँ, सुपरपोजिशन थ्योरम हम लगाते हैं। और दूसरा करंट डिवीजन मतलब ओम्स लॉ से ट्राई करेंगे तो वो उतना आसान नहीं है, ठीक है। इस क्लास में मेरा टारगेट है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कवर करना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का क्या मतलब होता है और क्या पर्पस होता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है तुम्हारे पास जो भी सर्किट है, एक तो उस सर्किट को सॉल्व करके अगर सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू तुम्हें पता है, कि मान लो कुछ ऐसा सर्किट है, तो ये हमारे पास कोई सर्किट है, नहीं एनर्जेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेने, थ्योरी में और कुछ बताना नहीं है। एनर्जेटिक्स में बस इतना ही बताना था कि पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी VI होती है और रेजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेटेड V²/R या I²R के इक्वल होता है, ठीक है। इसमें V और I क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये पता होना चाहिए। अब एनर्जेटिक्स में कैपेसिटर वाला पार्ट भी आता है, वो क्योंकि अभी डिस्कस नहीं किया उसको भी डिस्कस करेंगे, तो वो भी इंक्लूड करेंगे। और इंडक्टर वाला पार्ट बिल्कुल लास्ट में। तो कैपेसिटर, एनर्जेटिक्स में कैपेसिटर भी आते हैं, रेजिस्टर और बैटरी भी आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्किट है, उसके क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ अभी। अभी मैं ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको कवर कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही 100% अटेंशन के साथ सुनो और समझने की कोशिश करो। और बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, समझने में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। मेरा कहना है कि ये सर्किट है और अगर सारे रेजिस्टर्स तुम्हें नोन है, बैटरी नोन है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 ओम है, 1 ओम है, ठीक है, 3 ओम है, 2 ओम है। सर्किट कैसी भी हो, ठीक है, कनेक्शन कैसा भी हो, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी निकाल सकते हैं तो कोई
ठीक है, प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि केसीएल केवीएल तो है ही, तो हम सॉल्व करके तो सर्किट को सॉल्व करके तो हम हर ब्रांच में करंट और हर नोड पर वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट कैलकुलेशन तो एक चीज है, मतलब सर्किट सॉल्विंग तो सर्किट सॉल्विंग तो एक पार्ट है, लेकिन अगर मान लो तुम्हें कोई ऐसा ही सर्किट दिया जाए और तुम्हें उस सर्किट के किसी ब्रांच में करंट को कैलकुलेट करने को नहीं कहा जा रहा है, मेजर करने को कहा जा रहा है। ठीक है, पता लगाओ कि उस रेजिस्टर के अक्रॉस, उस ब्रांच के अक्रॉस कितना करंट पास कर रहा है। ठीक है, अब तुम बोलोगे जब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता ही है, बैटरी में वोल्टेज कितना ही पता ही है, तो हम क्यों मेजर करें, हम तो केसीएल केवीएल लगाएंगे, क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस की है, और कितना करंट पास कर रहा है सॉल्व करके निकाल लेंगे, या किसी भी मेथड से निकाल, हम कैलकुलेट मेजर करने की क्या जरूरत है। मैं कह रहा हूँ कि हर बार जरूरी नहीं है कि सर्किट में तुम्हें ये सर्किट कैसा है, उसके हर एक एलिमेंट की रेजिस्टेंस कितनी है वो नहीं बताई जाएगी, कि जरूरी नहीं कि हमेशा पता ही हो। ठीक है, या हो सकता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क हो। ठीक है, जैसे किसी हाउस होल्ड या किसी फैक्ट्री के अंदर की जो वायरिंग है, ठीक है, तो उसका जो कंप्लीट उसकी जो कंप्लीट सर्किट होगी, उसमें कई जगह पर अब चलो उसमें तो एसी सोर्स लगता है, उसकी जो पावर लाइन का सिस्टम होगा। ठीक है, समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो उस टाइप का कोई सर्किट है और उसमें किसी एक एलिमेंट के अक्रॉस तुम्हें करंट कैलकुलेट करना है, तो उसको सॉल्व करने का ऑप्शन फिजिबल नहीं है। हम हम करंट कितना पास कर रहा है मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम करंट को मेजर कैसे करेंगे, तो करंट को मेजर करने के लिए हम एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाते हैं और उसका नाम होता है एमीटर। उसी तरह से वोल्टेज को मेजर करने के लिए किसी दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना आ रहा है वो भी हम कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर मेजर करना है तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास होता है वोल्ट मीटर। नाम से ही पता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा, एम मीटर करंट मेजर करेगा। अच्छा, बाय द वे, तुम लोगों ने वोल्ट मीटर एम मीटर अपनी लाइफ में कभी देखा है या यूज किया है? देखा है, गुड गुड गुड। ठीक, कैसा होता है? कुछ इस तरह का होता है क्या? यहाँ पे इस तरह से ऐसा होता है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, तो लैब्स में यही सबसे बेसिक इस तरह के वोल्ट मीटर एम मीटर लगे हुए थे। इसमें से दो ऐसे कनेक्टिंग वायर्स होती है और इसको यूज करके तुम सर्किट के अंदर करंट वोल्टेज मेजर कर सकते हो। लेकिन अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक लैब है तो उसमें तो और हाईटेक डिवाइसेस होते हैं। मल्टीमीटर यूज करते हैं हम लोग, और मल्टीमीटर में सारी चीजें हम मेजर कर पाते हैं। मल्टीमीटर में तो जो इलेक्ट्रॉनिक लैब हम लोग इंजीनियरिंग लैब में यूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर काम कर रहा है तो वो मल्टीमीटर यूज करता है, क्योंकि उसमें हर रेंज की बहुत लॉन्ग रेंज की वोल्टेज करंट मेजर करने की कैपेसिटी होती है। क्या हुआ? सिर्फ सिर्फ करंट वोल्टेज ही नहीं, और भी बाकी चीजें, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ना, और भी डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी करंट, ये सारी चीजें एक ही डिवाइस में होती है। एनीवे, तो अभी हम मल्टीमीटर की बात क्यों कर रहे हैं? अभी हम सबसे जो बेसिक वोल्ट मीटर है और सबसे बेसिक एम मीटर कैसे डिजाइन करेंगे ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, और तुम इस क्लास में मैं तुम्हें एश्योर कर रहा हूँ कि वोल्ट मीटर बनाना तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, तो घर जाके तुम खुद से अपना वोल्ट मीटर भी बना सकते हो और उस वोल्ट मीटर को यूज कर सकते हो खुद से वोल्टेज मेजर करने के लिए।
और करंट मेजर करने के लिए, और तुम वेरीफाई कर सकते हो। मान लो ऐसा सर्किट है तुम्हारे पास, तुम पहले केसीएल से कैलकुलेट कर लो कि इसमें कितना करंट पास कर रहा है, वो 1 एम्पेयर है। अब यहाँ पे एम मीटर लगा दो, एम मीटर इस तरह से लगा दो, और एम मीटर में चेक करोगे कितना करंट पास कर रहा है। ठीक है, ओके। उसमें भी देखोगे कि जितना, अगर एमीटर आइडियल है तो जितना करंट तुमने कैलकुलेट किया है केसीएल केवीएल से, उतना ही करंट तुम एमीटर की रीडिंग से भी पता लगा सकते हो। ठीक है, तो एक तो हो गया एमीटर और वोल्ट मीटर। उसके अलावा हमें किसी सर्किट में कौन कौन सी क्वांटिटीज मेजर करने की जरूरत पड़ सकती है, बताओ। एम मीटर वोल्ट मीटर के अलावा हमें क्या मेजर करना पड़ सकता है? गुड। तो अगला, चलो, ये वोल्टेज है, करंट है, इसके लिए तो वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर, और इसके लिए एम मीटर हो गया। इसके बाद रेजिस्टेंस आता है, तो रेजिस्टेंस के लिए भी तुम्हारे कोर्स में एक डिवाइस है, उसका नाम है मीटर ब्रिज। ठीक है, तो मीटर ब्रिज को यूज करके हम रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे ही रेजिस्टर दे दिया जाएगा और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता है, तो तुम इस डिवाइस से मेजर करके बता पाओगे कि उसमें 10 ओम है, 20 ओम है, 100 ओम है, 1 किलो ओम है। ठीक है, और अभी तक तुमने सर्किट में और कौन कौन से लिए। इसके बाद तुमने देखी बैटरी। तो बैटरी में दो चीजें होती हैं, एक होती है ईएमएफ। तो अगली डिवाइस जो होगी, ईएमएफ कैसे मेजर करेंगे, और उसके बाद अभी जो जितनी भी बैटरी हम कंसीडर कर रहे थे, उसके लिए मैंने डिफाइन किया था, हर बैटरी के साथ कुछ ना कुछ उसकी स्टैंडर्ड ईएमएफ एसोसिएटेड होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में डिसाइड होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन हमने बैटरी के अंदर कैसे रखा है, उस पर डिपेंड करता है कि ये बैटरी कितना वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करेगा अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो एक तो बैटरी की ईएमएफ हो गई, यानी वोल्टेज डिफरेंस टर्मिनल्स के अक्रॉस, और दूसरा बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, बैटरी की ईएमएफ और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम ऐसा सोच सकते हो कि अगर बैटरी को हम किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो इस बैटरी से ये चार्जेस फ्लो करते हैं, कंडक्टर के अंदर से चार्जेस फ्लो करते हैं। अब ये जो कंडक्टर के अंदर से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना, तो कंडक्टर चार्जेस के फ्लो के लिए फ्री वे नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ये जो चार्जेस फ्लो करते हैं, उनको कंडक्टर के आयन क्रिस्टल लैटिस, जो आयंस का क्रिस्टल लैटिस है, या आयंस का जो मेश है, उस मेश के थ्रू पास करना पड़ता है। तो वो जो मेश है ना, आयंस का जो मेश है, वो चार्जेस के फ्लो के लिए एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक, तो उसी तरह लाइक वाइज तुम सोच सकते हो कि अब चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच गए, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है, तो क्योंकि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और इस बार फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी आयंस हैं, ठीक है, दूसरे आयंस हैं और फ्री कैरियर्स हैं। इस तरह से सॉलिड फॉर्म में ना भी हो, लेकिन बैटरी के अंदर भी चार्जेस का जो फ्लो है वो फ्री वे नहीं है। तो बैटरी के अंदर भी जब ये चार्जेस ट्रैवल करेंगे ना, तो उनको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, वैसे ही जैसे कंडक्टर के अंदर मिलती है। ठीक, और उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बैटरी के अंदर भी, मतलब सेल के अंदर भी ट्रैवल करने से कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। ठीक, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, तो वो कितना ड्रॉप होगा वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये नोशन बहुत ज्यादा ऑड नहीं लगे कि बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस कैसे हो सकती है। बैटरी के अंदर भी 100% रेजिस्टेंस होगी। बैटरी के अंदर इनफैक्ट चार्जेस किसी भी मटेरियल के अंदर से पास करेंगे ना, उस मटेरियल की कुछ ना कुछ चार्जेस के फ्लो के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगी। ठीक है, हाँ, अब हम लोग कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस को कैसे मिनिमाइज किया जाए। और सुपर कंडक्टिंग, पहले हमें लगता था कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होती है, और कम होती भी है। कम करते जाते जब हम बहुत कम करेंगे तो रेजिस्टेंस एक टाइम आ सकता है कि रेजिस्टेंस गायब हो जाए।
ठीक है, उस टाइम में हम बोलेंगे कि ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है। बैटरी लगाया, ठीक है, और बैटरी लगा के बैटरी को हटा लो और चार्जेस फ्लो करते रहेंगे इनफाइनाइट टाइम के लिए, उसमें करंट इनफाइनाइट टाइम के लिए फ्लो करता जाएगा। ठीक है, मतलब उसको तुम्हें ज्वाइन कर देना, लूप बना लेना पड़ेगा वायर का ऑब्वियसली, क्योंकि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की जो रेजिस्टेंस है वो वैनिश कर गई है। ठीक है, तो ये हमारे एडवांस रिसर्च का पार्ट है कि हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसके न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड में। और उसके बाद सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स बनाने के प्रोसेस में हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो कि उनको बहुत लो टेम्परेचर लाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 4 डिग्री सेल्सियस पर भी वो मटेरियल सुपर कंडक्टिंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। और इस तरह के जैसे ऐसे मटेरियल्स का पता चलता है, तो फिर तो एक उसके पीछे क्या रीज़न है, तो वो एक तुम्हारी क्वांटम मैकेनिक्स का एक नया डोमेन ओपन हो जाता है। तो वो सब एडवांस रिसर्च का पार्ट है, वो सब हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे अभी, बाद में मौका मिलेगा तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इन्हीं ठीक है, ये ठीक है, बैटरी के लिए दो चीज़ें होती हैं, बैटरी का ईएमएफ और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये भी हमें मेजर करना आना चाहिए। और बैटरी की ईएमएफ मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसका नाम है पोटेंशियोमीटर, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने वाला डिवाइस होता है वो भी पोटेंशियोमीटर। मतलब हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके, मीटर ब्रिज को यूज करके रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, और पोटेंशियोमीटर को यूज करके किसी भी अननोन सेल की ईएमएफ और अननोन सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। ठीक है, तो अभी हम इनको अभी छोड़ देते हैं, अभी वोल्टेज और करंट पे रहते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर और एम मीटर। ठीक है, तो सर्किट में किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में करंट कितना पास कर रहा है मेजर करने के लिए एम मीटर हमें डिजाइन करना है, और किसी भी सर्किट के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना है मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर डिजाइन करना है। ठीक है, वोल्ट मीटर और एम मीटर डिजाइन कैसे करना है ये डिस्कस करूं, उससे पहले ये चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इन डिवाइसेस को हम यूज कैसे करते हैं। मान लो तुम्हारे पास ये बिल्कुल सबसे पहला सर्किट जो हमने लिया था, बिल्कुल वही सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास कोई सर्किट है, ये हमारे पास सर्किट है, यहाँ पर बैटरी है और इसमें रेजिस्टेंस है 6 ओम, ये 3 ओम, और ये 2 और ये 8 ओम। ठीक है, और 2 10 ये 30 वोल्ट। कैलकुलेट कर लिया। अब मान लो तुम्हें पता नहीं है, ये मान लो ये ब्लैक बॉक्स के अंदर है, इसकी रेजिस्टेंस 8 ओम है, ये तुम्हें पता ही नहीं है, लेकिन तुम कैलकुलेट करना चाहते हो कि इस ब्रांच से कितनी करंट पास कर रही है। तो अगर हमें करंट मेजर करना होता है, ध्यान से सुनना, अगर हमें करंट मेजर करना होता है तो हम एम मीटर यूज करते हैं, और एम मीटर के जो टर्मिनल्स है ना, ये एम मीटर को हम उस ब्रांच में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टर जिस जिस ब्रांच में हमें करंट कैलकुलेट करना है, ये ऑब्वियस है, करंट मेजर करना है तो एम मीटर को हमें उस ब्रांच में सीरीज में लगाना पड़ेगा। ठीक है, और एम मीटर का सिंबल इस तरह का होता है, ठीक, ये एम मीटर का सिंबल हो गया, और वोल्ट मीटर का सिंबल यूं हो गया। ठीक है, वी लिख दिया, सर्कल बना दिया और दो टर्मिनल्स बना दिए। और अगर तुम्हें सर्किट के किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए मान लो इस 6 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना है,
तो वोल्टेज ड्रॉप मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर को सीरीज में नहीं लगाते। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए और बी के बीच में वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो तुम ए और बी के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करोगे। ये तो ऑब्वियस है सबको, ये समझाने की जरूरत नहीं है। जिन पॉइंट्स के बीच में अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो एमीटर के ब्रांच के अंदर कितना करंट पास हो रहा होगा वो पता चलेगा। ठीक है, एमीटर के अंदर कितना करंट जा रहा है ना, इसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, उसी के करेस्पॉन्डिंग एमीटर की रीडिंग आती है। ठीक है, और वोल्ट मीटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस है, उतना ही वोल्टेज डिफरेंस वोल्ट मीटर शो करता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज मेजर करना है तो तुम उन दोनों पॉइंट्स के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे, ऑब्वियस है। और कहीं पर अगर तुम्हें करंट मेजर करना है तो उस ब्रांच में सीरीज में एमीटर को कनेक्ट करोगे। ठीक है, ये तो तुम लोगों को पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग वोल्ट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर डिजाइन करना स्टार्ट करें। तुम देखोगे कि बहुत सिंपल से मेथड को यूज करके हम कैसे किसी भी ब्रांच में करंट को मेजर करने वाला डिवाइस भी डिजाइन कर सकते हैं खुद से। लेकिन इससे पहले कि वोल्ट मीटर और एम मीटर डिस्कस किया जाए, एक बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले हमें गैल्वेनोमीटर डिस्कस करना है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, और हम इसी गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एमीटर और वोल्टमीटर डिजाइन करें। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है, और कैसे काम करता है, इसको ब्रीफली समझ लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं है, गैल्वेनोमीटर एक्चुअली एक करंट, तो अभी से जो भी गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट जो भी डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें मैं पहली बार क्लास में बता रहा हूँ, ये तुम आगे पढ़ोगे कभी। मतलब इसकी जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, ये करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज, ये सब तो तुम, ये सारी चीजें तो तुम बार बार सुनते हुए आ रहे हो। लेकिन अभी गैल्वेनोमीटर से एसोसिएटेड जो भी पार्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो तुम आगे मैग्नेटोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिक इफेक्ट्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत केयरफुली हर पॉइंट को अभी सुनना है। ठीक है, जितने पॉइंट्स अभी बताऊंगा उतने पॉइंट अभी तुम्हें समझने की जरूरत है, उससे हमारा काम चल जाएगा। पहला पॉइंट कि गैल्वेनोमीटर होता है क्या, तो गैल्वेनोमीटर कुछ भी नहीं है। गैल्वेनोमीटर बस एक ब्लैक बॉक्स के अंदर रखा हुआ एक किसी भी कंडक्टिंग वायर का एक एक लूप है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर हम क्या करते हैं, ये मान लो कोई सिलेंडर है, इस तरह से कोई भी लकड़ी का, मान लो किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का ऐसा सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अराउंड, समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिलेंडर के अराउंड हम इस तरह से एक वायर, ये कॉपर वायर है, ठीक है, इस कॉपर वायर को क्या करते हैं, इस तरह से इस वायर को ना इस सिलेंडर के अराउंड यूं इस तरह से, ठीक है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से लूप बना लेते हैं। ठीक, उसके अराउंड कई बार इस तरह से कई राउंड लगा करके वाइंड कर दिया है। ठीक है, और इसको ब्लैक बॉक्स के अंदर रख दिया और इसके ऊपर बाहर लगा दिया गैल्वेनोमीटर। यही गैल्वेनोमीटर है। सॉरी सॉरी, मतलब ये कंप्लीट गैल्वेनोमीटर नहीं है। इसके साथ हम क्या करते हैं, ये तो करंट कैरिंग कॉइल है, और इसके दोनों साइड में हम इस तरह से यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स फिट कर देते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसको ब्लैक बॉक्स के अंदर रख दिया, और ये हमारा तैयार हो गया गैल्वेनोमीटर। सिंपल है, परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में करंट, सॉरी, एक कंडक्टिंग कॉइल को रख दिया, इसी को गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। अब ये करता क्या है,
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करता है कि अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के ये जो 2 वायर्स है ना, इसके अक्रॉस मान लो हम करंट पास कराते हैं, यहाँ से मान लो करंट कुछ पास कर रहा है 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर, ठीक है, 1 मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर। अगर इस कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस करंट पास कर रहा है, ध्यान से सुनना, तो ये जो लूप है ना, ये लूप कहलाएगा करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो तुम आगे पढ़ने वाले हो कि अगर हम करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये बिहेव करता है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। हर एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब बार मैग्नेट। बार मैग्नेट देखा है ना तुमने? तो जैसा बार मैग्नेट होता है, बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर इस करंट कैरिंग लूप का होता है। और अगर हम किसी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर क्या होगा? टॉर्क एक्ट करेगा, बिल्कुल उसी तरह से टॉर्क एक्ट करेगा जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट करता है। तो मैं समझ रहा था इसको समझाना मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन उतना भी चैलेंजिंग नहीं होगा क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के ऑपरेशन को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉर्क एग्जर्ट करती है। टॉर्क टॉर्क कैसे एग्जर्ट करती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उसी डायरेक्शन में टॉर्क एग्जर्ट करती है जिसकी वजह से डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर ले, ठीक है। यहाँ पे जैसे डाइपोल के ऊपर कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट करेगा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ साथ डाइपोल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। डाइपोल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा टॉर्क एक्ट करेगा, उतना ज्यादा टॉर्क से इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट कर रही होगी। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे ये समझना, ये थ्योरी तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको रिलेट करना मुश्किल नहीं है कि अगर मान लो हम कहीं पर परमानेंट मैग्नेट रख करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होते हैं। जैसे चार्जेस एक दूसरे को के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वैसे ही मैग्नेट्स भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो मैग्नेट की वजह एक मैग्नेट की वजह से दूसरे मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको समझने के लिए भी बिल्कुल एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक फोर्स हम ऐसा बोलते हैं कि पहला मैग्नेट क्या करता है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड को जो दूसरा मैग्नेट है वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड पहली बार तुम नहीं पढ़ रहे हो, इससे पहले की जूनियर साइंस क्लासेस में तुम्हें बोला जाता था कि एक बार मैग्नेट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो बार मैग्नेट इस तरह का होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी ड्रॉ करके दिखाओ। और इसके बाद सारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे। तो तुम क्या करते थे, ये बार मैग्नेट को रखते थे और इसके आसपास छोटे छोटे आयरन फाइल्स होते हैं, उसको तुम ऐसे रखते थे, स्प्रेड कर देते थे। तो वो जो आयरन फाइल्स है ना, वो बिल्कुल इस तरह की, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसी फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग फाइल्स अरेंज हो जाती थी, ठीक है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने पहले सुना है कभी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन सुना है तुमने? बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, उसको ड्रॉ करने का एक्सपेरिमेंट कभी देखा है? ठीक है, ठीक है। तो मैं इतना ही तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा थ्योरी में बहुत ही डीप लेवल पे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये सब नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बस इतना कह रहा हूँ कि तुम एटलीस्ट ये तो रिलेट कर सकते हो ना, मैग्नेट मैग्नेट के बीच का जो फोर्स है उसको भी हम ऐसे देख सकते हैं कि पहला मैग्नेट जो
पहला मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड को हम वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। एम से इसलिए नहीं डिनोट करते हैं क्योंकि एम के लिए हमने दूसरी क्वांटिटी को रिजर्व करके रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम बी यूज कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को रखोगे, ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं वेक्टर एम से। ठीक है, ये जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उसी तरह से ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, वेक्टर एम। तो अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस करेंगे तो बिल्कुल पहले की तरह इस मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर भी ना ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क एक्सर्ट करेगी। ठीक है, और बिल्कुल वैसे एक्सर्ट करेगी जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क एक्सर्ट करती है। तो यहाँ पे ना ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डाइपोल के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क एक्सर्ट करेगी और ये इमीडिएटली ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल को ऐसे रखो, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल रख दिया, ठीक है, यहाँ पे साउथ पोल रख दिया, तो ये फील्ड तो नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है, साउथ पोल मतलब एनालॉजी के लिए कह रहा हूँ, साउथ पोल नेगेटिव जैसा है, तो फील्ड लाइन जो है ना नॉर्थ से साउथ जाती है। अब इसके बीच में अगर बार मैग्नेट को यूं रखोगे ना, ये नॉर्थ है साउथ है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा होगा, इसको रख के रिलीज करोगे ना तो ये इस पोजिशन में रह ही नहीं सकता, वो इमीडिएटली टिल्ट हो गया ना टर्न करके, वो अल्टीमेटली थोड़ी देर तक हो सकता है ऑसिलेट करे, अल्टीमेटली फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो। ठीक है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का ऑपरेशन समझाने के लिए पहला पॉइंट तो मेरा यही है कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मैग्नेटिक डाइपोल को रखते हैं तो इस मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क एक्सर्ट करती है, और कितना टॉर्क एक्सर्ट करती है, एम बी साइन थीटा के ऊपर। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी समझने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक, डाइपोल जितना स्ट्रॉन्ग, फील्ड तो फिक्स है, लेकिन इसके अंदर डाइपोल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा डाइपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क एक्सर्ट करती है जो कि इस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। ठीक है, अब इसके बाद बोलते हैं, और इसके पीछे क्या रीजन है वो अभी मैग्नेटोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें डिटेल में समझाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि हर एक करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है एक परमानेंट बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, तुम चाहो तो एक करंट कैरिंग लूप ले लो, तो ये इस तरह से करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, इसके अंदर करंट पास कर रहा है, अगर इसके अंदर करंट पास कर रहा है तो ये सिर्फ करंट कैरिंग लूप नहीं है, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और बार मैग्नेट का ओरिएंटेशन कैसा होगा, तो बार मैग्नेट का जो ओरिएंटेशन है वो हम करंट के सेंस से डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये सब आगे तुम पढ़ोगे, अभी तो तुमको जो एज सच जो फैक्ट्स हैं उनको तुम्हारे सामने रख देता हूँ। मान लो हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप कुछ ऐसा है, ठीक है, समझो इसको इस तरह से, और इसमें करंट कैसे पास कर रहा है, करंट कैसे पास कर रहा है, ऐसे, ठीक है, यूं करंट पास कर रहा है, करंट कुछ ऐसे पास कर रहा है इस तरह से।
ठीक है। टॉप व्यू अगर ऊपर से देखोगे तो ऊपर से तुम्हें दिखेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे से देखोगे क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है, तो अगर ये इस तरह का करंट कैरिंग लूप है तो ये एज गुड एज बार मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल, ठीक है, अबव द लूप एंड साउथ पोल बिलो द लूप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये जो करंट कैरिंग लूप है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन की तरह होगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो हम राइट हैंड थंब रूल से पता लगाते हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें कम से कम चीजें भी बताऊं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि करंट कैरिंग लूप को देख करके तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि उस करंट कैरिंग लूप के करेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो करंट की डायरेक्शन के साथ राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ना वो वैसा ही है जैसा कि बार मैग्नेट। ठीक है, अब आ जाते हैं गैल्वेनोमीटर। अब सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, गैल्वेनोमीटर पर चले आते हैं। हाँ, तो गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं है, एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसको कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया गया है। कि परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, और जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट पास कराएंगे तो इस करंट की वजह से क्या होगा पता है? करंट की वजह से ये जो कॉइल है ना ये अब नॉर्मल कंडक्टिंग लूप नहीं है, ये बार मैग्नेट बन गया, ये एक बार मैग्नेट बन गया है। और जब भी किसी बार मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस बार मैग्नेट के ऊपर टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है, इस बार मैग्नेट के ऊपर टॉर्क एक्ट करता है, और वो टॉर्क कितना होगा? वो टॉर्क इस मैग्नेटिक मोमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है ना जिसके अराउंड हमने कॉइल को इस कंडक्टिंग वायर को वाइंड कर दिया है, इसके साथ हम क्या करते हैं ना इस तरह से नीडल अटैच कर देते हैं। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है उधर हम इस तरह से एक नीडल लगा देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे स्केल बना देते हैं, और जैसे ही करंट पास करते हैं ना तो ये नीडल ऐसे टॉर्क की वजह से रोटेट करने लगता है। जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा, अब तुम पूछोगे कि यहाँ पे हम करंट कैरिंग कॉइल क्यों यूज करते हैं? अगर हमें टॉर्क लगाना है तो परमानेंट बार मैग्नेट ही रखते हैं। तो परमानेंट बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो फिक्स है, लेकिन किसी करंट कैरिंग लूप की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये एक्सप्रेशन होता है। ये भी तुम्हें अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो करंट के प्रोपोर्शनल है। तो ये जो टॉर्क है एम बी साइन थीटा, और क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट करंट के प्रोपोर्शनल है तो इस बार मैग्नेट के ऊपर जो टॉर्क एक्ट करेगा वो करंट के प्रोपोर्शनल एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस है जो कि करंट के प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन शो करता है। समझे? करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क एक्ट करेगा, उतना ज्यादा ये नीडल डिफ्लेक्ट होगा। कि अगर करंट 0 है तो जैसे कॉइल था वैसे ही रहेगा, लेकिन करंट हम बढ़ाते जाएंगे तो करंट की वजह से ये नीडल जो है उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट करता जाएगा और उतना ही ज्यादा रीडिंग देगा। ठीक है, करंट को हम डबल करेंगे तो डिफ्लेक्शन डबल हो जाता है, करंट को 3 टाइम्स करेंगे तो डिफ्लेक्शन 3 टाइम्स हो जाता है। तो हम कुछ नहीं करते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर लिया, ऊपर से ऐसे वाइट पेज लिया, उसमें ऐसे मार्किंग इक्वल इंटरवल पे ऐसे मार्किंग लगा दी और हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे तो 0 एम्पेयर है और हम इसमें करंट बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितने करंट पे आ रहा है। मान लो 10 एम्पेयर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गया। अब इसके बीच में जो स्पेस है ना, ये फिगर बहुत ज्यादा गंदी तो नहीं हो गई? मैं कह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, ये हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें ये नीडल हमने खुद से लगा दिया है और यहाँ पे मैग्नेट्स रखे गए हैं। इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बना रहा हूँ रफ से। हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला, इसके ऊपर हम खुद से एक ऐसे स्केल बना देते हैं।
ये 0 एम्पेयर हो गया। और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट आता है, मतलब हम करंट बढ़ाते जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा ना जब ये नीडल मैक्सिमम एंगल पर चला जाएगा, जिसके बाद इसकी जो इसका जो रोटेशन है, इसकी मैकेनिकल लिमिटेशन की वजह से और आगे पॉसिबल नहीं, ठीक है, जितना मैक्सिमम रख सकते थे वहां तक आ गया। तो उस एंगल को, उस पोजीशन पर हम नाम रख देते हैं। मान लो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है 10 एम्पेयर पे, तो उसका नाम 10 एम्पेयर रखें, ठीक है। अब इसके बीच में जो स्पेस है ना, उसको 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये जो टॉर्क है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, तो टॉर्क का मतलब है थीटा, तो ये जो एंगल होगा वो प्रोपोर्शनल होगा थीटा करंट के। तो अगर हाफ अगर अगर मान लो हम इसमें अननोन करंट पास कराते हैं और देखते हैं कि ये नीडल 50% रोटेट कर रही है, तो उस टाइम में हम बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस 5 एम्पेयर करंट पास कर रहा हो। मान लो 10%, तो 1 एम्पेयर पास कर रहा हो। मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट अगर 10 एम्पेयर आया है, तो इसके बीच के जो बीच का जो स्पेस है उसको 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दिया, और हर एक डिवीजन 1 एम्पेयर के इक्वल रीडिंग देगा, और ये कहलाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं है, इसको सीक्वेंस में मैं एक बार बता रहा हूँ बहुत ब्रीफली। गैल्वेनोमीटर के अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल होता है, ठीक है, इस तरह से करंट कैरिंग कॉइल होता है। ये दोनों जो इसके वायर्स हैं, ये इसके गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स हैं, ठीक है। और वेरी गुड, तुम्हारा क्वेश्चन जस्टिफाइड है फर्कली। मैं चाह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा इसके मैकेनिकल डिटेल में नहीं जाऊँ, बस अभी जितना काम है हमारा उससे हो जाए, इसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा था। इस पे हमने नीडल लगा दिया, ठीक है। अब करंट जितना ज़्यादा पास करेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और उतना ज़्यादा टॉर्क एक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा टॉर्क एक्ट करेगा उस टॉर्क की वजह से उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर पूछना चाहिए, ठीक है, फर्कली जो तुम्हारा डाउट है उसी को एड्रेस कर रहा हूँ मैं, क्वालिटेटिवली बस अभी बता दे रहा हूँ, और एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव डिस्कशन इसका जब हम गैल्वेनोमीटर सच में पढ़ेंगे डिटेल में मैग्नेटिक इफेक्ट्स में, वहां पे बताऊंगा। मेरा कहना है कि मान लो जब तक इस वायर के अंदर करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तब तक तो ये नॉर्मल कॉइल है, ये बार मैग्नेट नहीं है, ये नॉर्मल कॉइल है। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे नॉर्मल कॉइल रखा गया है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नीडल ऐसे ही रहेगा, जहां था वहीं रहेगा, जिधर रखोगे वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं। लेकिन मेरा कहना है अगर थोड़ा भी करंट इस पे पास करेगा, थोड़ा भी करंट, बहुत माइन्यूट सा करंट भी पास करेगा, 0.01 एम्पेयर, ठीक है, 1 मिली एम्पेयर मान लो, थोड़ा भी करंट अगर पास करता है कॉइल से, तो अब ये कॉइल करंट कैरिंग कॉइल है, और ये बार मैग्नेट है जिसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट हो। मैग्नेटिक मोमेंट कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट अगर है, अगर ये बार मैग्नेट है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क एक्सर्ट करेगी, ठीक है, md sin थीटा के इक्वल। और अगर थोड़ा भी टॉर्क एक्ट करेगा, तो उस टॉर्क की वजह से अल्टीमेटली ये नीडल ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ करके सेटल होगी, ठीक है। अब ऐसे तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर हम इसको ऐसे फिक्स रखते हैं, तो ये इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, तो नीडल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ करके ही फाइनली सेटल होगी, इससे पहले कहीं नहीं रुकेगी। अगर थोड़ा भी करंट पास होता है, ऐसा ही होगा ना, तो फिर हम कैसे तो हम करंट के प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन कैसे लाएंगे? तो करंट के प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन लाने के लिए हम यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच कर देते हैं। अब वो स्प्रिंग एग्जैक्टली कैसा होता है वो
मुझे यहाँ पे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं मान लो तुम्हें समझाने के लिए कुछ इस तरह से देता हूँ। ये स्प्रिंग स्प्रिंग होता है इस तरह से, और ये स्प्रिंग क्या करता है ना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्प्रिंग थोड़ा इस तरह का होता है, वो यहाँ पे लगा होता है, जो इसका शाफ्ट है ना, कहाँ रख दिया मैंने, अभी मैं जो ड्राइंग यूज कर रहा था ये है। तो स्प्रिंग इस तरह का होता है कि अभी तो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। चलो इसको हटाओ, मैं थोड़ा फिगर, यहाँ पे सिर्फ मैं नीडल ड्रॉ कर रहा हूँ, और नीडल का मतलब है ना वो बाल जिसके ऊपर, ये मान लो नीडल है हमारा, ठीक है, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, एक स्प्रिंग लगा देते हैं, इसके अराउंड ऐसे स्प्रिंग लगा लेते हैं, और अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। कोई करंट नहीं पास कर रहा है, अगर कोई करंट नहीं पास कर रहा है तो इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक टॉर्क भी नहीं है, और ये स्प्रिंग में समझाने के लिए बताऊं, स्प्रिंग यहाँ शाफ्ट पे लगा होता है, और स्प्रिंग दोनों नेचुरल लेंथ में है, तो इसके ऊपर स्प्रिंग का भी कोई फोर्स नहीं, कोई टॉर्क नहीं। लेकिन ध्यान से सुनना, अब जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे तो करंट की वजह से इस नीडल के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक टॉर्क आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक टॉर्क आएगा, तो इस मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से ये नीडल रोटेट होना स्टार्ट करेगा, और रोटेट जैसे ही होना स्टार्ट करेगा, तुम देख सकते हो जैसे ही रोटेशन स्टार्ट होगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट, ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ये वाला एक्सपैंड होगा, और ये जो स्प्रिंग है ना, इस नीडल के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेगा। फाइनली ये जो नीडल है वहीं पर जाकर के सेटल होगा, जहां पे मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क और स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क ये बैलेंस हो जाए। क्या कह रहे हो, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सिंपल नहीं है, इसको थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा शांति से कंसंट्रेट करके थोड़ा सोचना पड़ेगा कि करंट हम बढ़ाते हैं तो करंट की वजह से नीडल पे मैग्नेटिक टॉर्क आता है, मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से ये नीडल रोटेट करता है, लेकिन जैसे ही रोटेशन स्टार्ट होती है स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आता है, और कंप्रेशन की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग का टॉर्क लगता है, और नीडल वहीं पर जाकर के सेटल होता है जहां पर स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क और मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब ये जो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, स्प्रिंग फोर्स का जो टॉर्क है वो मैग्नेटिक फोर्स के टॉर्क के इक्वल हो जाए, वहीं पर जाकर के नीडल बैलेंस होगा। अब जो ये स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क है वो हमेशा थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, बहुत ज्यादा एंगल जब तक नहीं है, तो हम ऐसा मतलब डिजाइन कर सकते हैं स्प्रिंग जो कि बिल्कुल थीटा, जैसे डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स का जो टॉर्क है वो थीटा के प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा एंगल ये रोटेट करेगा ना, उतना ज्यादा स्प्रिंग में एक्सटेंशन कंप्रेशन आएगा, और उतना ज्यादा टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये समझना कोई मुश्किल है नहीं, स्प्रिंग फोर्स का जो टॉर्क होता है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, और मैग्नेटिक फोर्स का जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो करंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो बैलेंसिंग एंगल है ना वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जो थीटा है वो हमेशा करंट के प्रोपोर्शनल आएगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क होगा, और उतना ज्यादा एंगल पर आ करके स्प्रिंग मैग्नेटिक टॉर्क को बैलेंस कर पाएगा, ठीक है। इसलिए जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो हमेशा करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सीधा रिलेशनशिप नहीं है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी लाने के लिए हमें थोड़ा सा मतलब मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा अपना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को जिसमें कि जो थीटा डिफ्लेक्शन है वो करंट के ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल आ जाए, और जैसे ही डिफ्लेक्शन करंट के प्रोपोर्शनल आ गया तो गैल्वेनोमीटर तैयार है।
इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके हम करंट मेजर कर सकते हैं। करंट जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, करंट जितना कम होगा डिफ्लेक्शन उतना कम होगा। तुम बोलोगे रीडिंग कैसे बताएंगे? ये तो समझ में आ गया, ज्यादा करंट से ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट से कम डिफ्लेक्शन, जीरो करंट से जीरो डिफ्लेक्शन। लेकिन रीडिंग कैसे बताएंगे? तो रीडिंग बताना और आसान है। जैसा मैंने अभी अभी तुम लोगों को बताया कि सबसे पहले हम मैक्सिमम करंट बढ़ाते बढ़ाते एक हम पहले रेफरेंस एमीटर ले लेते हैं जिससे कि हम ठीक करंट को मेजर कर पाए। तो ये हमारे पास नीडल है और हम देखते हैं कि ये इसमें करंट बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये नीडल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आने के लिए कितना करंट आ रहा है, तो वो हम पहले खुद से देख लेते हैं, किसी दूसरे एमीटर से पता लगाते हैं। हमें पता चल गया कि मान लो वो 100 एम्पेयर है और यहाँ पे हमने लिख दिया 100 एम्पेयर। बस अब इसके बीच में जितना भी स्पेस है ना, उसको तुम 100 डिवीजन बना लो या 10 डिवीजन बना लो और हर एक डिवीजन 10 एम्पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लो इस गैल्वेनोमीटर को किसी ब्रांच में कनेक्ट किया और देखा कि ये नीडल मान लो एक ही डिवीजन तक आ रहा है, इसका मतलब उसमें 10 एम्पेयर पास कर रहा होगा। ठीक है, दो डिवीजन तक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि उस ब्रांच में अभी 20 एम्पेयर करंट पास कर रहा है। सिंपल है। इस प्रोसेस को कहते हैं कैलिब्रेशन। तो गैल्वेनोमीटर हम डिजाइन करते हैं, कैलिब्रेट कर लेते हैं और कैलिब्रेट करने के बाद हम इस गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकते हैं किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में करंट मेजर करने के लिए। अब तुम्हारा क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये तो अपने आप में खुद ही एमीटर है। ये जो गैल्वेनोमीटर है करंट की मेजरमेंट तो डायरेक्टली दे रहा है, हमें एमीटर अलग से बनाने की जरूरत क्या है? गैल्वेनोमीटर तो खुद ही अपने आप में ही एक एमीटर है। और ये बात सही है, गैल्वेनोमीटर एमीटर ही है और इसको यूज करके तुम करंट भी मेजर कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो हाईली सेंसिटिव डिवाइस होता है। सेंसिटिव डिवाइस का मतलब होता है कि बहुत थोड़े से करंट में ही ये गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्मल सर्किट्स हम यूज करते हैं उसमें हो सकता है कि करंट की वैल्यू 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 100 एम्पेयर की रेंज में जा रही है। अलग अलग एप्लीकेशन के लिए जो तुम्हें एमीटर चाहिए होगा उसके लिए रेंज अलग अलग, कहीं कहीं पर तुम्हें 0 से 30 एम्पेयर का जो लैब में तुम यूज करते हो एमीटर चाहिए, कहीं पर तुम 100 एम्पेयर का चाहिए होगा, कहीं पर तुम्हें मिली एम्पेयर की रेंज वाला एमीटर चाहिए होगा, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्मल सर्किट्स हम यूज करते हैं उसमें जनरली करंट की जो रेंज होती है मेजर करने के लिए वो ज़्यादा होती है और गैल्वेनोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा मिली एम्पेयर की रेंज के करंट को मेजर कर पाता है। तो एम्मीटर डिजाइन करने का मतलब यही होता है कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर की रेंज को बढ़ाएं। कि हमें एमीटर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गैल्वेनोमीटर खुद अपने आप में एमीटर है, तो हमें गैल्वेनोमीटर को ही यूज करना है। एमीटर डिजाइन करने का मतलब है कि हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे इस गैल्वेनोमीटर में जिससे कि इस गैल्वेनोमीटर को हम यूज करके एमीटर बना पाए, इसको यूज करके हम हायर रेंज ऑफ करंट मेजर कर पाए। ठीक है, तो ऐसा कैसे करते हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।